सोचो एक ऐसा आदमी जो दुश्मन के घर में रहता था, उनका खाना खाता था, उनकी जबान बोलता था, उनके साथ उठता बैठता था और वो लोग उसे अपना समझते थे। लेकिन वो था भारत का सबसे खतरनाक हथियार। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक आदमी की सच्ची कहानी है और ये कहानी आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। साल 1945 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अजीत कुमार डोभाल। घर में फौजी परंपरा थी, सादा जिंदगी, सीधी सोच और देश के लिए कुछ करने का जुनून। वो जमाना ऐसा था जब भारत अभी आजाद हुआ था, देश नया था, दुश्मन पुराने थे। 1968 में अजीत डोभाल ने आईपीएस ज्वाइन किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें किसी थाने में नहीं बिठाया। किस्मत ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में भेजा जहाँ न नाम होता है, न चेहरा, न पहचान। वो दुनिया थी इंटेलिजेंस ब्यूरो और वहाँ से शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। 1980 का दौर पाकिस्तान के लिए ये एक ताकत का वक्त था। अफगानिस्तान में बड़े देश आपस में लड़ रहे थे और बीच में था पाकिस्तान का खुफिया तंत्र, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सरगर्म जासूसी संगठन बन रहा था। हजारों लड़ाके ट्रेन हो रहे थे, हथियार आ रहे थे और वो सब कश्मीर की तरफ मोड़ दिए जा रहे थे। भारत को अंदर से तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो वहाँ जाए, वहाँ रहे, वहाँ की हर सांस को समझे और वापस आए बिना पकड़े। वो इंसान थे अजीत डोभाल। किसी भी अंडरकवर मिशन की सबसे मुश्किल चीज होती है कवर स्टोरी, यानी वो झूठी जिंदगी जो इतनी सच लगे कि दुश्मन भी शक न करे। महीनों तक तैयारी हुई, उर्दू जो वो पहले से जानते थे और मजबूती से सीखी, पाकिस्तानी लहजा, पाकिस्तानी रहन सहन, पाकिस्तानी सोच, एक नया नाम, एक नई पहचान, एक ऐसा किरदार जो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, वहाँ पला हो और सबसे जरूरी जिस पर वहाँ के खुफिया तंत्र का भरोसा हो सके। जब डोभाल पाकिस्तान पहुंचे वो अकेले थे, कोई बैकअप नहीं, कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नहीं। अगर पकड़े जाते तो भारत सरकार उन्हें जानती भी नहीं। यही होता है एक ऐसे जासूस का काम जिसे सरकार पहचानने से मना कर दे। लाहौर की गलियों में वो घुले, चाय की दुकानों पर बैठे, लोगों से बातें की, उनका दर्द सुना, उनकी सोच समझी। धीरे धीरे एक पहचान बनी, असलम भाई, एक भरोसेमंद इंसान, एक देश का वफादार और खुफिया तंत्र की नजर में एक काम का आदमी। लेकिन डोभाल सिर्फ लाहौर में नहीं थे। पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहाँ एक बेहद नाजुक परमाणु संयंत्र के बिल्कुल बाहर एक मामूली सी नाई की दुकान थी और उस दुकान की दहलीज के पास फटे पुराने कपड़ों में गर्द से सने एक फकीर बैठता था। उलझे बाल, चेहरे पर जमी धूल, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। उसे देखकर कोई भी यही सोचता ये बेचारा दिमागी तौर पर बीमार है। आने जाने वाले लोग उसे राह चलते भिखारी समझकर कभी 2-4 सिक्के फेंक देते तो कभी झड़क कर आगे बढ़ जाते। लेकिन उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि जिस शख्स को वो पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं वो असल में भारत का सबसे खतरनाक जासूस है, अजीत डोभाल। अब सवाल ये था वो वहाँ क्या ढूंढ रहे थे। जब कोई इंसान यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के बीच काम करता है तो उसके बालों में रेडिएशन के सूक्ष्म अंश रह जाते हैं। अगर वो बाल भारत की लैब तक पहुंच जाएं, तो वैज्ञानिक ये पता लगा सकते थे पाकिस्तान किस ग्रेड का यूरेनियम तैयार कर रहा है और वो कितने करीब पहुंच गया है परमाणु बम बनाने के। डोभाल जी की नजर उस नाई की दुकान पर पड़ी जहां ये वैज्ञानिक अक्सर बाल कटवाने आते थे। यहीं से शुरू हुआ सबसे खतरनाक प्लान। दिन हफ्तों में बदलते रहे। डोभाल उसी दुकान की दहलीज पर मिट्टी में सने बैठे रहे। फिर एक दिन वो पल आया। एक मुख्य परमाणु वैज्ञानिक दुकान के भीतर दाखिल हुआ। डोभाल के दिल की धड़कनें तेज थीं, पर चेहरे पर वही बेरुखी, वही पागलपन वाला मुखौटा बरकरार था। अंदर कैंची चलने की आवाज आ रही थी और वो कीमती सबूत, काले सफेद बाल फर्श पर गिर रहे थे। जैसे ही वो वैज्ञानिक बाहर निकला, डोभाल लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। नाई को लगा कोई भूखा भिखारी कुछ ढूंढ रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। बस उसी पल का फायदा उठाकर बिजली की फुर्ती से डोभाल ने जमीन पर पड़े उन बालों के गुच्छों को अपनी मुट्ठी में लिया और जेब के हवाले कर दिया। ये महज 10 सेकंड की कार्रवाई थी, लेकिन इसमें पूरी जान की बाजी लगी थी। अगर उस वक्त कोई देख लेता और तलाशी में वो बाल बरामद हो जाते तो उस पूछताछ का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत होता। वो बाल किसी तरह सरहद पार करके भारत की लैब्स में भेजे गए। जब वैज्ञानिकों ने उन बालों का विश्लेषण किया वो हैरान रह गए। उन बालों में हाई ग्रेड यूरेनियम के अंश मिले, रेडिएशन का वो स्तर जो ये साबित करने के लिए काफी था कि पाकिस्तान सिर्फ परमाणु ऊर्जा नहीं बना रहा बल्कि वो बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अजीत डोभाल के उस एक नमूने ने भारत सरकार की आंखें खोल दी। इतिहास की दिशा बदल गई। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक कहावत है, आप 1000 बार सही हो सकते हैं लेकिन हारने के लिए सिर्फ एक बार गलत होना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ अजीत डोभाल के साथ होने वाला था। लाहौर की एक मशहूर दरगाह थी जहां अक्सर भारी भीड़ रहती थी। अपनी पहचान मजबूत रखने के लिए डोभाल अक्सर वहां जाते थे। एक शाम वो एक कोने में बैठे थे। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने कंखियों से देखा। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें एकदम लाल। वो आदमी
लगातार डोभाल को ही देख रहा था। डोभाल ने उसे नजरअंदाज किया और उठकर जाने लगे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। डोभाल के कदम थम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उनके पास आया। उसने डोभाल के चेहरे को गौर से देखा, फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने डोभाल के पैरों तले जमीन खिसा दी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम हिंदू हो ना? सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर किसी ने सुन लिया होता कि यहाँ एक हिंदू जासूस है तो वो भीड़ उन्हें वहीं जिंदा जला देती। डोभाल ने तुरंत अपना हौसला बटोरा, ठेठ उर्दू में जवाब दिया, नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो मुसलमान हूँ, पैदाइशी मुसलमान। लेकिन वो बूढ़ा आदमी माना नहीं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और डोभाल के कान की तरफ इशारा किया और बोला, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे कान क्यों छिदे हुए हैं? ये सुनते ही डोभाल को अपनी वो बात याद आ गई जो बचपन में हुई थी। हमारी भारतीय परंपरा में बचपन में कान छिदवाए जाते हैं। उन्होंने कुंडल पहनना छोड़ दिया था, लेकिन वो छोटा सा छेद अभी भी वहाँ मौजूद था। पूरी तैयारी की थी, जबान बदली, कपड़े बदले, नाम बदला, लेकिन वो एक छोटा सा छेद उनकी जान का दुश्मन बन गया था। डोभाल को लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन डोभाल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बूढ़े आदमी की आंखों में आंखें डाली और बोले, नहीं बड़े मियाँ, आप गलत समझ रहे हैं। ये निशान तो बचपन में हुए फोड़े फुंसी का है। वो बूढ़ा आदमी बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, ये फोड़े का नहीं, कान छिदवाने का ही निशान है। तुम हिंदू हो। तभी उस बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो डोभाल को चौंका गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। डोभाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चुपचाप उस बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़े। दरगाह से बाहर निकले, तंग गलियों से होते हुए एक छोटे से टूटे फूटे मकान के सामने रुके। डोभाल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। क्या ये कोई जाल है? क्या अंदर कोई उनका इंतजार कर रहा है? दरवाजा खुला, वो अंदर गए। अंदर एकदम अंधेरा, एकदम सन्नाटा। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और डोभाल को अंदर वाले कमरे में ले गया। जैसे ही एक छोटी सी मोमबत्ती जली, वो नजारा देखकर यकीन करना मुश्किल था। वहाँ कोई हथियार नहीं था, कोई खुफिया अधिकारी नहीं था। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी अलमारी खुली हुई थी, जिसके अंदर भगवान शिव और दुर्गा की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी। वो बूढ़ा आदमी जो दुनिया के सामने पक्का मुसलमान बनता रहता था, वो असल में हिंदू था। वो मुड़ा और डोभाल से बोला, बेटा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। उसने बताया, 1947 की बर्बादी में उसका पूरा परिवार मारा गया था। जान बचाने के लिए उसने भेष बदल लिया, धर्म बदलने का नाटक किया और तब से पाकिस्तान में रहता रहा। लेकिन अपनी असली पहचान इस छोटे से अंधेरे कमरे में जिंदा रखी थी। उसने डोभाल को देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि कहते हैं ना, एक छिपा हुआ इंसान ही दूसरे छिपे हुए इंसान को पहचानता है। उस बूढ़े आदमी ने डोभाल को खाना खिलाया और जाते वक्त एक ऐसी सलाह दी जिसने आगे चलकर उनकी जान बचाई। उसने कहा, बेटा आज तो तुम मेरी नजरों में आए, मैं अपना था इसलिए बच गए, कल कोई और तुम्हें देख लेगा। अगर यहाँ रहना है तो इस निशान को मिटाना होगा। डोभाल ने उसकी सलाह मानी और फौरन प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने कानों के छेद भरवा लिए। वो वहाँ से भागे नहीं, अगले 7 साल तक पाकिस्तान में डटे रहे। उन्होंने न सिर्फ वो बाल बल्कि पाकिस्तान की परमाणु योजना के और खुफिया तंत्र के कई गहरे राज भारत भेजे। 1988 दिल्ली से संकेत आया, वापस आने का वक्त आ गया है। एक रात अंधेरे में लाहौर की उन गलियों से वो निकले जहां उन्होंने 7 साल गुजारे थे। वो गलियां जो उन्हें जानती थीं, वो लोग जो उन्हें अपना समझते थे, एक किरदार जिसने 7 साल जिया था। उस रात असलम भाई हमेशा के लिए खत्म हो गया और अजीत कुमार डोभाल वापस आ गए। भारत लौटने के बाद जो जानकारी वो लाए, उसने भारतीय खुफिया तंत्र की पूरी तस्वीर बदल दी। कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क्स का पूरा नक्शा, खुफिया तंत्र के कौन से अधिकारी कौन सा ऑपरेशन संभाल रहे थे, पाकिस्तान के अंदर कौन से प्रशिक्षण केंद्र थे और सबसे जरूरी वो रास्ते जिनसे हथियार और लड़ाके भारत में घुसते थे। 7 साल की ये खुफिया जानकारी भारत के लिए एक ऐसा खजाना था जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिल सकता था, किसी इंटरसेप्टेड कॉल से नहीं मिल सकता था। ये सिर्फ एक इंसान की हिम्मत से मिला था। 1999 कंधार अपहरण, जब IC 814 को अगवा किया गया और 176 मुसाफिरों की जान दांव पर थी, वो डोभाल ही थे जो बातचीत की मेज पर बैठे, जिन्होंने उन अपहरणकर्ताओं से सीधी बात की और उस संकट को संभाला जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले जिस इंसान को बुलाया वो थे अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, दुश्मन के इलाके में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करना, वो ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत बदल चुका है। उसके पीछे की सोच थी अजीत डोभाल की। वो लड़का जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकला था, वो अधिकारी जिसने दुश्मन के घर में 7 साल गुजारे, वो
इंसान जिसका नाम दशकों तक किसी को नहीं पता था, आज वो भारत का सबसे ताकतवर खुफिया दिमाग है। पाकिस्तान ने उन्हें असलम भाई समझा, खुफिया तंत्र ने उन्हें अपना आदमी समझा, लेकिन जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो नुकसान होना था हो चुका था, जो जानकारी जानी थी जा चुकी थी, और जो इंसान उनके बीच रहा वो भारत माँ का बेटा था। अजीत डोभाल एक नाम नहीं, एक सबक है कि देशभक्ति सिर्फ मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो एक अंधेरी गली में होती है, एक झूठे नाम के पीछे होती है, एक ऐसी जिंदगी में होती है जो दुनिया को कभी दिखती नहीं। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।